हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो पिछली दो क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें हमने हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये कई सारी चीजें होती हैं जिसपे बेस्ड कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे जिसके आंसर्स आप लोगों को तैयार करने हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के लास्ट में मिलेंगे जिनके आंसर्स आपको रेडी करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे मिलकर प्रोग्राम बनता है और कई सारे प्रोग्राम्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। छोटे से अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एमएस ऑफिस का आप इस्तेमाल करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये इसको हम एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है जिसको यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। तो इस तरह के मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है जिसमें एक कोई पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का एक समूह होता है या सेट होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मींस हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कई अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो मुख्यतः दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम उदाहरण की भी बात करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनमें से बहुत से ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप खुद इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास काम को करने के लिए डिजाइन या डेवलप किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक म्यूजिक प्लेयर जो कि सिर्फ म्यूजिक को प्ले करने के लिए डिजाइन किया जाता है, वीडियो प्लेयर जो कि वीडियो को प्ले करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसी तरह से कई सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस। ये सभी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जिसको किसी एक खास काम को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी एक इंडिविजुअल काम को करने के लिए डेवलप या डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई सारे उदाहरण हैं, इनमें से कुछ एग्जांपल आप जरूर याद कीजिएगा। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देने हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउजर, टैली, पेज मेकर। ये सभी क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। और अगला सॉफ्टवेयर का टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसके विभिन्न जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उनकी देखरेख करता है तथा कंप्यूटर में लगी सभी हार्डवेयर की जो कार्य क्षमता होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करता है, उसको उपयोग करता है ताकि हमारे सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाए। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का भी काम करता है ताकि कोई भी यूजर उस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई सारे काम होते हैं, ये हमारे हार्डवेयर को या कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसके विभिन्न कंपोनेंट्स की देखरेख करता है, साथ में जो हमारे सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है या काम करता है। तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया और इसकी कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा होता है डेवलपिंग प्रोग्राम। अब ये मुख्य दो कैटेगरीज हैं, इनको भी अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम्स होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मैनेज करते हैं, जैसे कि इसका नाम है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। और ये हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इन प्रोग्राम का मुख्य कार्य कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए सभी हार्डवेयर जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका उचित मैनेजमेंट करता है, ताकि उनकी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, ताकि हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो। तो इनके बीच एक तरह का समन्वय स्थापित करने के लिए जो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, साथ में यूजर को एक इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है ताकि हम उस हार्डवेयर का इस्तेमाल कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके लैपटॉप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कितना भी अच्छा आपका लैपटॉप है, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है, कितना भी महंगा लैपटॉप है, लेकिन आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना उस लैपटॉप का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगली कैटेगरी यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिस्क कंप्रेशन, जो हमारे डिस्क में स्टोर डेटा होता है उसको कंप्रेस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिस्क कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे जो मेमोरी डिस्क होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर ये होता है कि ये हमारी फाइल्स को अरेंज करता है हमारी हार्ड डिस्क में। जब हम नॉर्मली फाइल सेव करते हैं तो इधर उधर हार्ड डिस्क पे कहीं भी सेव होती रहती है, उन फाइल्स को कैटेगरी वाइज अरेंज करने के लिए डिस्क को डिफ्रेगमेंट करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम में जो स्टोर्ड फाइल है वो एक जगह पे कैटेगरी वाइज स्टोर हो जाए। और अगली यूटिलिटी है बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस। ये सभी क्या एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ अलग अलग काम को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करते हैं, जैसे कि डिस्क कंप्रेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस। ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और अगला है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कोई नया माउस कनेक्ट करते हैं, कोई कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, कोई प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, तो जिस कंपनी का आप प्रिंटर, माउस या कीबोर्ड खरीदते हैं वो कंपनी आपको डिवाइस ड्राइवर की एक सीडी प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं माउस या कीबोर्ड या प्रिंटर में जिसमें इनबिल्ट डिवाइस ड्राइवर रहते हैं। जैसे आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं वो फाइल आपके सिस्टम में कॉपी हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो सेटअप हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे हार्डवेयर के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इनको डेवलप किया जाता है। जैसे आप कोई नया प्रिंटर कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो वो प्रिंटर किस स्पीड से डेटा को रिसीव करता है, किस स्पीड से डेटा को सेंड करता है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो डिवाइस ड्राइवर के द्वारा मैनेज की जाती है। तो डिवाइस ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ओके, तो अगर हम अगले टाइप की बात करें तो ये होता है डेवलपिंग प्रोग्राम्स। तो डेवलपिंग प्रोग्राम में बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनको हम डेवलपिंग प्रोग्राम की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से याद करना चाहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को तो आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कुछ इस तरह के ट्रांसलेटर होते हैं जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। ये सभी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, ये सभी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए या उसके रख रखाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क कंप्रेसर, एंटीवायरस। ये सभी क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। तो आप यहाँ अगले पॉइंट में देख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये
सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जो यूजर्स को पाठ दस्तावेज करने में, गेम खेलने में, संगीत सुनने में या वेब सर्फिंग करने जैसी चीजों को करने की अनुमति देते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये सारी विशेषताएं होती हैं, ये खूबियां होती हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको डिटेल में हम बता देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब देखिए जितने वायरस स्कैनर्स होते हैं वो सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सिस्टम मॉनिटर, फाइल प्रबंधन, जो हमारा फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अगला टॉपिक है ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप फ्री में इसको डाउनलोड करके आप फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो कि लीगली फ्री में अवेलेबल हैं वो सभी ओपन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की तुलना में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इसके साथ हमें सोर्स कोड मिलता है। सोर्स कोड वो कोड होता है जिसमें उस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया होता है। अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ओपन सोर्स है उसको हम अपनी कंपनी में या अपने घर पे या अपने ऑफिस में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसमें हम अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपको इसका सोर्स कोड भी मिलता है। अगर आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओपन ऑफिस या फिर मोजिला फायरफॉक्स, लाइनेक्स, उबंटू या लिब्रे ऑफिस, ये सभी क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, उसे मार्केट में बेचा जाता है और उसका जो अधिकार होता है वो कंपनी के पास सुरक्षित रहता है। मींस आप उस कंपनी की परमिशन के बिना उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो किसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसे आप फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसे इस्तेमाल करने के लिए उस कंपनी से परचेज करना पड़ेगा या उस कंपनी के साथ आपको डील करनी पड़ेगी, तभी आप उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ड्रॉबैक क्या होता है कि कंपनी आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देती है, आप उसमें किसी भी प्रकार की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आज की डेट में जो गवर्नमेंट्स हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा उसे यूज करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और फ्री में अवेलेबल भी है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते होंगे। इसमें से सबसे कॉमन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। आप सभी ने सुना होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पेड है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, टैली, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सभी क्या है पेड या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक लीगल लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस आपको इन कंपनीज के द्वारा परचेज करना पड़ता है। जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसे आपको परचेज करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होता है। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके लाइसेंस को परचेज करने की आवश्यकता होती है वो सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी में क्या डिफरेंस होता है ये आई होप समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की। तो आजकल ये काफी पॉपुलर हो रहा है, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस के जितने भी काम होते हैं धीरे धीरे मोबाइल एप्लीकेशंस में ट्रांसफर करता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसी सुविधा है जो कि हर एक किसी के पास आराम से पहुंच सकती है, क्योंकि इसको मोबाइल पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप की जरूरत नहीं होती है और आज की डेट में ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन को ऐप के रूप में भी संदर्भित किया जाता है या बोला जाता है। आप जनरली जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उनको हम ऐप के नाम से जानते हैं, जिसे मोबाइल डिवाइस पर चलाया जाता है या मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए उसे डिजाइन या डेवलप किया जाता है, जिसे आप स्मार्टफोन, टैबलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये एप्लीकेशंस जो होते हैं जिनको हम अपने मोबाइल फोन पे या टैबलेट पे इस्तेमाल करते हैं, ये सभी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और ये कई अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। और मोबाइल एप्लीकेशन एक तरह से जैसे जो काम हम पीसी पे करते हैं कई अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से, उसी तरह की सुविधा हमें कुछ मोबाइल पे प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो कई सारी कंपनियां हैं जो कि हमें एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं। इनमें से अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो एप्पल ने सबसे पहले, एप्पल की जो ऑर्गेनाइजेशन है एप्पल आईएनसी, इसने सबसे पहले अपना ऐप स्टोर डेवलप किया था जो कि एप्पल फोन्स के लिए अवेलेबल था। वहां पे ढेर सारे एप्लीकेशंस अपलोड किए गए थे जिनको एप्पल यूजर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या फिर एप्पल का जो स्टोर होता है, जो एप्लीकेशन स्टोर है वहां से उसको डाउनलोड करके आईफोन्स में, आईपैड में, आईपॉड टच में इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि इस समय देखा जाए तो एंड्रॉइड काफी पॉपुलर है, जो कि गूगल प्ले स्टोर इसका मेन स्टोर है जहां से आप ढेर सारे एप्लीकेशंस अपने मोबाइल फोन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं उसे हमेशा हमें डाउनलोड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इलीगल और एक तरीके से हैकिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस भी स्टोर्स पे अवेलेबल होते हैं। कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम तो ऐसे एप्लीकेशंस को अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ऑथेंटिक जो स्टोर्स होते हैं, ऐप के स्टोर्स होते हैं जैसे कि एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से ही हमें एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को चेक किया जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे उनको अपलोड करने की परमिशन दी जाती है। तो iOS के लिए आप एप्पल स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करके अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना चाहिए। और यहाँ पे दो कैटेगरीज के मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, एक होता है फ्री और दूसरा होता है पेड। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि पेड होते हैं, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस के टाइप्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला टाइप होता है नेटिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और हाइब्रिड एप्लीकेशन। तो एक एक करके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने आईटी टूल्स की प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आईटी टूल ओ लेवल M1R5 नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां से आप आईटी टूल्स के प्रीवियस सभी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम M3R5 पाइथन की भी क्लासेस चला रहे हैं, तो अगर आप पाइथन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पाइथन की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटिव एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो नेटिव एप्लीकेशन इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं जिनको एक किसी खास प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनका किसी एक खास प्लेटफॉर्म पे आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशंस डिजाइन किए जाते हैं जिनको आप सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप सिर्फ iOS मींस एप्पल के फोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनको किसी एक खास प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप या डिजाइन किया जाता है, ऐसे सभी एप्लीकेशंस को हम नेटिव एप्लीकेशंस की कैटेगरी में रखते हैं, और ये हमारे नेटिव एप्लीकेशंस होते हैं। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। सिंपल से एक पॉइंट है, ऐसे एप्लीकेशन जो किसी एक खास प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या उनको इंस्टॉल करके उनका उपयोग किया जा सकता है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम नेटिव एप्लीकेशंस बोलते हैं, क्योंकि इनको खास प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन या डेवलप किया जाता है। और अगला टाइप है वेब एप्स। वेब एप्स एक तरह के ऐसे एप्स होते हैं जिनको ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, जिसमें HTML5 या फिर जावास्क्रिप्ट या CSS का इस्तेमाल करके इसको डेवलप किया जाता है। एक तरह से इनको ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इनको नेटिव एप्लीकेशन की तुलना में बात करें तो इनको दोनों प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं ये नेटिव एप्लीकेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। इनको क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मीन्स एंड्रॉइड पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उसे एप्पल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस iOS पे भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए एक ब्राउजर की आवश्यकता होती है। ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, तो इनको एक्सेस करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगली कैटेगरी है हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप एक तरह के जो नेटिव ऐप होते हैं और जो वेब ब्राउजर ऐप होते हैं, उन दोनों की कैटेगरी को या उन दोनों की प्रॉपर्टीज को मिला के जो ऐप डेवलप किए जाते हैं उनको हम हाइब्रिड ऐप की कैटेगरी में रखते हैं। अब हाइब्रिड ऐप में बहुत सारे एग्जांपल हैं। बेसिकली हाइब्रिड ऐप जो होते हैं उनको नेटिव प्लेटफॉर्म के लिए भी डेवलप किया जाता है और वेब ऐप की तरफ भी डेवलप किया जाता है, ताकि उन्हें ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सके। तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि नेटिव एप्लीकेशन और
वेब एप्लीकेशन दोनों तरह से काम करते हैं, जिनको हम हाइब्रिड ऐप के नाम से जानते हैं। जैसे कि फेसबुक आप सभी जानते होंगे, इसको आप ब्राउजर के माध्यम भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इसे मोबाइल फोन पे इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, क्रोम, जीमेल, व्हाट्सएप, जी ड्राइव मीन्स गूगल ड्राइव या फिर यूट्यूब, आप इनको ब्राउजर के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं और इनको आप इंस्टॉल करके मीन्स इनका जो नेटिव एप्लीकेशन आता है, अगर आप एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको एप्पल स्टोर से इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म से मीन्स जो प्ले स्टोर होता है, गूगल प्ले स्टोर, वहां से आपको इनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा। तो ये हाइब्रिड एप्लीकेशंस होते हैं जो कि नेटिव और वेब दोनों तरह से काम करते हैं। इसको आप नेटिव की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेब ब्राउजर के माध्यम से भी इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप यहां से क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एक ब्लॉक डायग्राम को आरेखित कीजिए मींस डिजाइन कीजिए और प्रत्येक घटक मींस जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी व्याख्या करनी है। जैसे कि सीयू, एएलयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, इसका पूरा आपको डिस्क्राइब करना है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में विभाजित किया गया है, विस्तार से बताएं। और अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, विस्तार से समझाएं। और अगला क्वेश्चन है, किसी भी 5 नवीनतम आईटी गैजेट की व्याख्या करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनके जो आंसर्स हैं उसको कहीं पे लिख के या नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड हैं। और अगले कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो कि एमसीक्यूज हैं। जैसे कि निम्न में से कौन सा उपकरण केवल लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, जैसे कि गेटवे, मॉडेम, एनआईसी या राउटर। और अगला क्वेश्चन है, सहायक मेमोरी डिवाइस कौन सा है, सीपीयू, एएलयू, फ्लॉपी डिस्क या माउस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस के जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों ने आईटी टूल्स का पीडीएफ ले लिया है उन सभी के पास ये सभी क्वेश्चन पहुंच चुके होंगे, तो आप इनको जरूर सॉल्व करें। इनका जो राइट आंसर है वो कहीं पे नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के लास्ट में ऐड किए हैं। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप आईटी टूल्स और पाइथन की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexpert.com पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।